Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are starting our fifth lecture of sequence and series. तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीपी के कुछ क्वेश्चंस के साथ. तो देखिए सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन एक एक करके हमें चारों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और सॉल्व करना है, ठीक. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A1, A2, A3 आर 3 टर्म्स इन जीपी सच दैट A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब ये 3 टर्म्स जो है वो जीपी में है. किसी जीपी के 3 टर्म्स नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये तीनों टर्म्स जो है जीपी में है और इनका सम 13 है. A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज 91. देन फाइंड दीज टर्म्स. फाइन. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करो. फर्स्ट क्वेश्चन, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 13. दैट मीन्स कि इफ हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि इफ वी हैव टू एज्यूम 3 टर्म्स इन जीपी देन वी हैव टू कंसीडर इट लाइक a by r, a ar. This will help you in calculation and sometimes in cancelling out the terms as well. So a1 is a by r, a2 is a and a3 is ar. That is equal to 13. That means it is a into 1 plus r square division r is equal to 13. Right? And the second question, second term, that a1 square plus a2 square plus a3 square is equal to 91. That means कि a1 उसको a by r लिख लिया, a2 a और a3 ar अगेन, ठीक है. तो a स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 91, which suggests a स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज टू पावर 4 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 91. ठीक है. अब हमें इन टर्म्स को फाइंड आउट करना है. दैट मींस a एंड r वी हैव टू फाइंड आउट. फाइन. सो थ्योरेटिकली देखें तो 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स a एंड r वी हैव टू सॉल्व. करेक्ट. अब क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पे, अगर आप फर्स्ट का स्क्वायर करो, है ना, फर्स्ट का स्क्वायर करो तो फर्स्ट के स्क्वायर से क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर किया और डिवीजन में 2 डाल दिया. फर्स्ट का स्क्वायर डिवीजन में 2. सो a स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 1 प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर डिवीजन r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिवीजन 1 प्लस r रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर बाई 91. सो 13 स्क्वायर 169 बाई 91. सो 13 बाई 7. करेक्ट. अगेन अब आप देखो r स्क्वायर साफ, इसके आप फैक्टर्स कर सकते हो ना. इसको आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स में, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. आप इसको कैसे फैक्टराइज करते हो, तो आप ऐसे देख सकते थे, इसमें 2r स्क्वायर कर दो माइनस r स्क्वायर कर दो. ठीक है. मैंने कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं. वैसे 1 प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर डिवीजन this thing is r raised to power 4 plus 2r square plus 1 minus r square is equal to 13 by 7, which again tells कि 1 plus r square whole square division. अब आप देखो, this is r square plus 1 whole square minus r square. ठीक है. ये r square plus 1 का whole square है माइनस r square है. तो आप देख सकते हो a square माइनस b square टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, जो कि क्या बनाएगा, a प्लस बी a माइनस बी. तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन बना r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाई 7. ठीक है. r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 वन टाइम साफ हो गया. बाकी बचा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, नीचे r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाई 7. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 7r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 13r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 13. तो ये बन गया आपका 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब आप इसको लिख सकते हो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो r इज इक्वल टू 3 और 1 बाई 3. ठीक है. r इज इक्वल टू 3 एंड 1 बाई 3. ठीक है. अब r की वैल्यू आ गई, r यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a निकल जाएगा. तो देख लेते हैं वो भी, a इंटू 13 बाई 3, है ना. r की जगह 3 रखोगे तो ऊपर 13 बाई 3 इज इक्वल टू 13. दैट मींस a इज आल्सो. ठीक है. तो a आपका 3 आया है. ठीक है. ध्यान रहे आपने टर्म्स क्या एज्यूम करी थी,
a बाई आर ए आर, तो टर्म्स क्या क्या बन गई, टर्म बन गई 3, ठीक है। r को अगर आप 3 लेते हो तो इसका मतलब a बाई आर कितना हो जाएगा 1 और a r कितना हो जाएगा 9, ठीक है। these three terms are in GP which satisfy all these given conditions. यहीं पे अगर r को 1/3 लेते तो क्या होता, r को 1/3 लेते तो 9 इधर आ जाता, 1 इधर आ जाता, बस, ठीक है। r को 1/3 लिया होता तो 9 इधर 1 इधर, बस इतना ही चेंज आता, नंबर्स तो तब भी सेम ही रहते, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आप खुद से ट्राई करो, है ना। मैं सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूं। थर्ड टर्म ऑफ अ GP is 2/9, फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r, so it is AR square 2/9, है ना। थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज AR square, that is 2/9, and sum of infinite terms of GP is 3, that means a upon 1 minus r is given as 3, then find that GP, करेक्ट। तो आप यहां से a को लिख लो 3 into 1 minus r और इस इक्वेशन में प्लेस कर लो, तो 3 into 1 minus r into r square is equal to 2/9, ठीक है। आपका बन क्या गया, r क्यूब माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -2/27, तो 27 हम इधर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये ओवरऑल इक्वेशन आ गई, है ना। तो 27 आर क्यूब माइनस 27 आर स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको अगेन यहां पे देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। तो आर की जगह आप क्या ही वैल्यू रखोगे, आर की जगह 1 2 3 रखोगे तब तो ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला। यहां पे क्या देखना पड़ेगा, अब अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, r इक्वल टू 1/3 अगर रखते हैं तो 27 इंटू 1/27 माइनस 27 इंटू 1/9 और प्लस 2 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स कि r इक्वल टू 1/3, सॉरी हाँ, r इक्वल टू 1/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। आप r इक्वल टू एक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर आपका 3r-1 रहा होगा, r इक्वल टू 1/3 इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स कि 3r-1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। 3r-1 से आप इसको डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक बाकी भी निकाल सकते हो, वहां से मेरे ख्याल से r जो है इमेजिनरी टाइप का आना चाहिए, ठीक है भाई। क्यूबिक है ना, तो तीनों फैक्टर्स तो लिखने पड़ेंगे, तीन फैक्टर्स में से एक 3r-1 एक फैक्टर है, पता चल गया, ठीक है। r इक्वल टू 1/3 उसके करस्पॉन्डिंग आ गया, बाकी दो फैक्टर्स भी आप लिख लो, 3r-1 से इसको डिवाइड करो और एक क्वाड्रेटिक बचेगी। वो जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक का देख लो कोई रूट बनता है क्या, मेरे हिसाब से वो इमेजिनरी आएगा, आप चाहो एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो r इक्वल टू 1/3 ये आपका आ गया, r इक्वल टू 1/3 अगर यहां रखते हैं तो यहां से आ गया आपका a इक्वल टू 2, दैट मींस जीपी क्या होगी, जीपी आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 2/3, थर्ड टर्म 2/9 एंड सो ऑन, ये आपकी जीपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लीजिए और इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही आप इनफैक्ट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं इनके सोल्यूशन के साथ 1 बाय 1 कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, S6 इज इक्वल टू 6S3। तो S6 इज इक्वल टू 6S3 का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। S6 का मीनिंग है, आप अगर इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा इजीली हो सकता है। S6 चलिए अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी लिखते हैं, a इंटू r रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r-1। आप 1 माइनस r6 अपॉन 1 माइनस r लिखो या फिर r की पावर 6 माइनस 1 अपॉन r-1 लिखो, कोई खास फर्क नहीं है ना। हमने बेसिकली -1 से जो आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने लिखा था उसको -1 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इज इक्वल टू कितना है 6 टाइम्स ऑफ S3, तो S3 कितना आएगा r³ -1 नीचे r-1, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, r-1 साफ हो गए, ठीक है, ठीक है इतनी बात। उसके मतलब क्या हुआ, r-1 साफ कर सकते हैं लेकिन हम मान के चलेंगे कि r नॉट इक्वल टू 1 था, तो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला ही हम तब का अप्लाई करते हैं जबकि हम मान रहे हो कि r नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि r इक्वल टू 1 के लिए तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होते थे, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट, a साफ हो गए, बाकी बचा r की पावर 6 माइनस 1 अपॉन r³ -1 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ गया r³ प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो r³ इज इक्वल टू 5 की पावर 1/3, ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन रेशियो, ठीक है।
कॉमन रेशियो निकलने के बाद अब हमें ए के लिए तो हमारे पास कुछ दिया नहीं गया है, इसका मतलब कि ए से ये चीज इंडिपेंडेंट है। आप फर्स्ट टर्म कोई भी रख लो, ठीक है, फर्स्ट टर्म आप कोई सी भी रख लो, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ए रख लें हम, ठीक है, और कॉमन रेशियो बस आप 5⁻⁴ रख लें तो आपका काम यहां से बन जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी आपके पास ऑप्शन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वहां पे ए कुछ भी हो, बस आपका कॉमन रेशियो मैटर करता है कि कॉमन रेशियो शुड बी 5⁻⁴ ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और ए आप 1 रखो, 2 रखो, 0.5 रखो, -0.5 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहां से आपकी ए पे कोई कंडीशन नहीं जनरेट हो रही है। अब ऑफ कोर्स ए को 0 मत रख लेना, क्योंकि तब फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये तो r नॉट इक्वल टू 1 की कहानी थी। r इक्वल टू 1 का भी केस हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। r इक्वल टू 1 के केस में क्या होगा, 6 टर्म्स है, सभी आपस में बराबर है। r इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, सारे टर्म्स आपस में बराबर, तो a 6 टाइम्स, a 6 टाइम्स मींस 6 है, और ये क्या आएगा 3 इंटू a इंटू 6, तो इक्वल तो नहीं हो सकते, है ना। S6 इज इक्वल टू 6s3, ये इक्वल तो नहीं हो पाएंगे इफ ऑल टर्म्स आर इक्वल, दैट मींस r इक्वल टू 1 के केस के लिए अगर हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया, यही केवल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप 4th क्वेश्चन भी देख कर लीजिए और इसका सोल्यूशन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मेथड 1, ठीक है, पहले तो एकदम देसी मेथड अपना सॉल्व करते हैं। A1 देखिए, A1 अगर आप A1 को आपने A1 ही रखा, मान लीजिए A2 कैन बी रिटन एज A1 इंटू R, है ना। A7 विल बी A1 इंटू R रेज टू पावर 6, A18 A1 R रेज टू पावर 17, A1 इंटू R रेज टू पावर 22 एंड A1 इंटू R रेज टू पावर 23। दिस प्रोडक्ट इज गिवन एज 64। अब आप समझ सकते हो कि आपके पास सिंगल इक्वेशन है, यहां पे दो अननोन्स हैं, A1 और R दोनों ही, है ना। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि हम यहां से A और R दोनों अलग अलग नहीं निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। और चूंकि हम नहीं निकाल पा रहे होंगे, इसका मतलब हुआ कि जो ये रिलेशन है यही कहीं ना कहीं आंसर फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होना चाहिए, ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी। तो हमने कहा पहले तो ये रिलेशन है क्या, तो A1 कितनी टाइम्स लिखा है 6 टाइम्स, R रेज टू पावर 1 + 6 7 7 17 24 24 और 45 दैट इज 69 इज इक्वल टू 64। ये गिवन रिलेशन है। अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट कितना आएगा, तो ये हम ट्राई करते देखते हैं इसमें एक्सप्रेशन जनरेट क्या होता है, ऐसे ही A1 और R के टर्म्स में। तो ये लिखा क्या हुआ था, ये लिखा हुआ था प्रोडक्ट ओवर AI, दैट मींस A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू A24। A1 को आपने एज इट इज रखा, A2 को लिख दिया A1R, A3 को लिख दिया आपने A1R², ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में ले गए आप R रेज टू पावर 23। सो A1 कितनी टाइम्स, देखो आप A1 आप 24 टाइम्स लिख रहे हो, तो A1 रेज टू पावर 24, R रेज टू पावर देखो R रेज टू पावर 1 + 2 + 3 अप टू 23, तो R रेज टू पावर 1 + 2 + 3 अप टू 23। आप AP का सम निकाल सकते हो इस AP का, तो ये आपका बन जाएगा A1 रेज टू पावर 24 इंटू R रेज टू पावर, ठीक है, यहाँ AP का सम 276 इज इक्वल टू, मतलब ये आपका एक्सप्रेशन जनरेट हुआ। अब आपको क्या था पता कि इस एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं एज इट इज यूज करना होगा, तो आप देख सकते हो दिस इज व्हाट, दिस इज A1 रेज टू पावर 6 R रेज टू पावर 69 होल रेज टू पावर 4, यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये 64 रेज टू पावर 4 बन गया, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 पे। यहां पे तो आपने क्या किया था, सारे AR के टर्म्स में लिख दिए थे। मेथड 2 आप देखो, आपको प्रॉपर्टीज में बोला गया था कि कोई भी अगर आप GP के 2 टर्म्स लेते हो जो कि इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, बोला गया था। लेकिन अगर आप GP के केस में इस GP के केस में देखें तो आपके पास अगर फर्स्ट टर्म है तो लास्ट में 24 टर्म है, ऐसा ही कुछ दिया गया है। तो A1 इंटू A24 कैन बी रिटन एज A2 इंटू A23,
फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी सेम एज फर्स्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड, n माइनस आर प्लस वन वाली चीज जो एपी में लिखी थी, तो वही यहां पे भी है, ये सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड है, तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। अब ये सभी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ये आपका प्रॉपर्टी से आया, इसका मतलब हुआ कि आप लिख सकते हो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दैट मीन्स दिस होल टर्म इज एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 विच सजेस्ट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू a24, दैट मीन्स आप क्या करोगे, a1 को क्लब कर दो a24 के साथ, a2 को क्लब कर दो 23 के साथ, है ना। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या क्लब करोगे, 12 को क्लब करोगे 13 के साथ। अब आप देखो a1 इंटू a24 कितना था, 4, तो ये भी 4 है, तो सब कुछ बाकी क्या रहेंगे, 4 ही 4 रहेंगे ना, ठीक है। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो इफ दिस इज 4 दिस इज आल्सो 4, अगेन नेक्स्ट टर्म विल बी 4 4 4 4 4, है ना। कितनी टाइम्स, 24 टाइम्स नहीं 12 टाइम्स, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, लास्ट वाले में भी 2 टर्म्स हैं, तो 24 टाइम्स नहीं, 4 कितनी बार लिखा गया है, 12 टाइम्स लिखा गया है, तो 4 रेज टू पावर 12, या फिर उसी को यहां पे लिखा गया था 64 रेज टू पावर 4। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं जीपी से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास फिर से ये 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। आप इन तीनों क्वेश्चंस को पॉज करके और खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं फिर सॉल्यूशन के साथ कंटिन्यू कर रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी। सक्सेसिव मींस कंसेक्यूटिव, ठीक है, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी जीपी का, या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। 4 सक्सेसिव टर्म्स है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, ऑफ अ जीपी ऑफ विच सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट बाई 35 and third term is smaller than, is larger than fourth by 560, then find these terms, correct। तो पहले तो 4 सक्सेसिव टर्म्स आप एज्यूम कैसे करते हो, आपके लिए ज्यादा आसान रहता था, a by r क्यूब, a by r, ar and ar क्यूब, ठीक है। बोला क्या गया कि सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट बाई 35, सो t1 माइनस t2 इज 35, राइट। दैट मीन्स a by r क्यूब माइनस a by r इज इक्वल टू 35, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड, और क्या बोला जा रहा है, थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ बाई 560, सो t3 माइनस t4 इज इक्वल टू 560, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख देते हो, इसको आप लिख दोगे t3, दैट मीन्स ar माइनस ar क्यूब इज इक्वल टू 560, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। देन फाइंड दीस टर्म्स। तो थ्योरेटिकली देखें तो 2 इक्वेशंस है, 2 ही अननोन्स है, a एंड r, यहां से सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। बट बहुत आसानी से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप इसमें r रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही एक्सप्रेशन जनरेट होगा, है ना। तो मतलब 2/1 अगर अपन कर दें, ठीक है, 2/1, तो 2/1 दैट मींस r रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 560/35, सो इट इज 16, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2, ठीक है। r में भी +2, r में भी -2 एज वेल। तो r को +2 रखा मैंने, फर्स्ट केस लिया, ठीक है, r इज इक्वल टू 2। इफ r इज इक्वल टू 2, अब आप यहां पे रखोगे, इसमें रख लेते हैं ना, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2r माइनस 2r क्यूब इज इक्वल टू 560, ठीक है, इज इक्वल टू 560। यहां से क्या आ रहा है भाई, यहां से तो r क्यूब माइनस r, ठीक है, और यहां से -280 हो जाएगा, तो +280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। r क्यूब माइनस r इज इक्वल टू -280 आ रहा था, r क्यूब माइनस r प्लस 280 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई क्यूब सोचेंगे अपन, सॉरी ये मैंने a लिखना था,
r इक्वल टू 2 है तो 2a माइनस, सॉरी r इक्वल टू 2 है ना, तब तो फालतू क्यूबिक बना रहा है। r इक्वल टू 2 दैट मींस की 2a माइनस 8a इज इक्वल टू 560। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां से निकल आई, a इज इक्वल टू माइनस 560 बाई 6। ठीक, ये आपका a आ गया, r आ गया। अब आप जीपी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब सारे टर्म्स आप लिख सकते हो। कौन कौन से टर्म्स लिखने हैं आपको, ध्यान रहे, a बाई r लिखना था एक टर्म, ar था, ar क्यूब और a बाई r क्यूब, ये आपके चारों टर्म्स हो गए। ठीक, आपका टर्म a नहीं है, आपका टर्म a बाई r, ar क्यूब और a बाई r क्यूब है। ठीक है, r इक्वल टू माइनस 2 लेते, r इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड केस, r इक्वल टू माइनस 2 लिया, यहां पे पुट किया तो आप देखो क्या बनेगा, माइनस 2a प्लस 8a, तो ये 6a इज इक्वल टू 560। दिस टाइम a इज इक्वल टू 560 बाई 6। ठीक है, इस बार इस r के साथ आप लिख सकते हो। ये चार टर्म्स हैं आपकी, a कोई टर्म नहीं है। ठीक है, टर्म्स आपकी क्या है, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके का ऑप्शंस में दिया जाता है। वैसे क्या करते हैं, वो सब कुछ कैलकुलेट किया, आपने यहां से a निकाला, उन्होंने ऑप्शन में ये नंबर पक्का दिया होगा, और आप क्या करोगे, a निकालते ही साथ उसको मार्क कर दिया, लेकिन गड़बड़ हो गई, आपका तो नंबर ही नहीं था, नंबर आपके ये सारे के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 एंड सम ऑफ देयर पेयर वाइज प्रोडक्ट इज 156, देन फाइंड दीज नंबर्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। तो नंबर्स क्या एज्यूम करते हो आप, a बाई r, a एंड ar, करेक्ट। तो इसका प्रोडक्ट 216 है, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216, दैट मींस a क्यूब इज 216 एंड a इज इक्वल टू 6। नाउ वी आर रिमेनिंग विद ओनली वन अननोन, दैट इज r। सम ऑफ देयर पेयर वाइज प्रोडक्ट, पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बात की थी हमने। पेयर वाइज प्रोडक्ट का मतलब है a बाई r इंटू a, एक पेयर a बाई r और ar का, और एक पेयर a इंटू ar का। ठीक है, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम, ठीक है, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम इज इक्वल टू कितना है, 156। ठीक है, तो आप एक ही जगह पे रख दो 6, तो ये कितना आ गया आपका 36 बाई r प्लस यहां से r साफ 36 प्लस 36r इज इक्वल टू 156। तो आपके पास टर्म क्या बन गई, 36 बाई r प्लस 36r इज इक्वल टू 120। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, 12 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू, माइनस 10r ही आएगा ना, हाँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3 एंड 1/3 आपका आ गया। तो a आपका आ ही गया था, r यहां से 3 आ गया या फिर 1/3 आ गया, तो आप ये सारे टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप देख लो एक बार, r इक्वल टू 3 रखते हो। ठीक है, r इक्वल टू 3 लिया मैंने, a इज इक्वल टू 6, तो नंबर क्या बनेंगे 2, 6, 18। r इक्वल टू 1/3 लिया होता तो 18 इधर हो जाता, 2 इधर चला जाता, बस। ठीक है, नंबर्स ओवरऑल यही रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, आसान क्वेश्चन था। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लेट फॉर एन इनफाइनाइट जीपी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 5। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब कहा जा रहा है a और ar का सम कितना है, 5 है। ठीक है, एवरी टर्म इज 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट। ये मैंने आपको कराया था इस तरीके का क्वेश्चन। एवरी टर्म इज 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। मतलब अगर आप t1 की बात करोगे तो t1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। फॉलो इट मतलब जो बाद में आने वाले हैं, t2, t3, t4, है ना, अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब आप देखो यहां से रिलेशन क्या आएगा, t1 इज a 3 टाइम्स, t2 is ar and common ratio is r, so sum of infinite series is ar upon 1 minus r. A cancel, so 3r is equal to 1 minus r is equal to 1/4। ठीक है, r is equal to 1/4, r equal to 1/4 आपने यहां पे रखा, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, a is equal to 4, so a is equal to 4 and r is 1/4। Now you can write down the GP, that will be first term 4, second term 1, है ना, next term is 1/4 and so on।
So this will be our required GP. This is our question number 3. Fine. तो नेक्स्ट हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जीपी के. तो नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस और भी हैं. ABC are in GP. X, Y are respectively arithmetic means between A and B and B and C. AB का arithmetic mean X and BC का arithmetic mean Y respectively बोला है ना. तो X is arithmetic mean between A and B है ना. और arithmetic mean है ना. A is ठीक है. X, Y are respectively arithmetic mean between A, B. That means कि A, B का arithmetic mean X है, B, C का arithmetic mean Y है. Then prove that 1 by X plus 1 by Y is equal to 2 by B and second part is A by X plus C by Y is equal to 2. ठीक है. तो आप खुद से पॉज करके वीडियो सॉल्व करो पहले इस क्वेश्चन को. ठीक है. मैं स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन. ठीक. फर्स्ट पार्ट देख. पहले तो हम लिख लेते हैं. X क्या है आपका? A plus B by 2 है ना. और y क्या है आपका? y is b plus c by 2. राइट. ABC GP में थे तो ABC अगर GP में थे तो B is AR by 2 और यहां पे this thing is AR plus AR square by 2. ठीक है. ये आपके पास x और y हो गए. तो फर्स्ट पार्ट आपका देखिए क्या है? 1 by x plus 1 by y. ठीक है. आपने पहले मतलब क्या किया? ABC ये सारी चीजें हटा करके आपने सिंगल A और R के टर्म्स में लिख ली. ठीक है. अब 1 by x is 2 by A plus AR. 1 by y is 2 by AR plus AR square. ठीक है. अब यहां से क्या आएगा आप देखो. यहां से 2R plus 2 upon AR plus AR square. तो 2R plus 1 अपॉन यहां से AR कॉमन बच्चा R plus 1 कैंसिल आउट 2 by AR. AR क्या था? AR B था. सो इट इज इक्वल टू 2 by B. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. बस इतना ही. ठीक है. सेकेंड पार्ट में भी सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सेकेंड पार्ट में आप देखो A by x plus C by y is equal to 2. So A by x means A upon A plus AR by 2. यही था ना x आपका. ठीक है. और C by y तो C अपॉन इसको भी लिख लेते हैं AR स्क्वायर अपॉन. ठीक है. y आपका था AR प्लस AR स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है. अब आपको प्रूव करना है कि दिस कम्स आउट एज 2. तो आप देखिए 2 कॉमन हो जाएगा A अपॉन A प्लस AR प्लस इधर से देखिए आप AR स्क्वायर अपॉन AR प्लस AR स्क्वायर. ठीक है. एलसीएम वगैरह ले लो तो ये भी क्या बन जा रहा है? 2 टाइम्स AR प्लस AR स्क्वायर. एलसीएम आपका यही है ना AR प्लस AR स्क्वायर. ठीक है. इसमें R टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे बस यही है ना. तो ये आपका यहां से कैंसिल आउट हो गए और ये रिजल्ट कितना आ गया? 2 के बराबर. ठीक है. तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था. ठीक है. फर्स्ट वाला. अब आप सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए जो कि कह रहा है कि 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी मतलब A by R, A and AR they will form sides of triangle. मतलब ये तीनों नंबर्स जो आ रहे हैं. ठीक है. A by R, A और AR. ठीक है. वो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ हो सकती हैं अगर R हमारा इसके बराबर मतलब इस रेंज में लाई करता हो. ठीक है. तो हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहा जा रहा है? A by R, A और AR ये तीनों नंबर्स किसी ट्रायंगल की साइड्स फॉर्म कर देंगे इफ R belongs to this interval. तो आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूं. तो ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था? 3 साइड्स हैं है ना सक्सेसिव. तो हमने मान ली कि वो साइड्स की लेंथ क्या होगी कुछ मान लेते हैं हम. कुछ भी मान लो A by R, A AR भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सेम तरीके का रहेगा. और A AR AR स्क्वायर मान लोगे तब भी सेम ही तरीके का आएगा. कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है. ठीक है. तो अब इस बार A AR AR स्क्वायर भी मान लें. ठीक है. ये सपोज आपकी 3 साइड्स थी. ठीक है. अब ट्रायंगल की साइड्स है ना. तो A और R पॉजिटिव तो होंगे. ये बात तो श्योर है. तो A और R दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है. सभी पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए थे. ठीक. अब इसमें से हमने कहा कि थोड़ा सा एक और चीज हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं फालतू में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि हमने मान लिया कि R हमारा ग्रेटर देन 1 है. ठीक है. मतलब ये सबसे छोटी साइड है, ये उससे बड़ी साइड है और ये उससे बड़ी साइड है.
ये इस तरीके का मान लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी एक साइड बड़ी, आप चाहो तो r लेस देन 1 मान के भी कर सकते हो, मैं भी फिलहाल के लिए r ग्रेटर देन 1 मान रहा हूं, ठीक है। आप r लेस देन 1 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो r मैंने मान लिया कि r आपका ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। अब हम आते हैं इस बात पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल की साइड्स बनेंगी अगर r हमारा इस रेंज में आता है तो। अब दिक्कत है कि इस तरीके का एक्सप्रेशन, इस तरीके का इंटरवल कैसे जनरेट होगा। जब आप इनइक्वालिटी कुछ सॉल्व करोगे तभी तो इस तरीके का इंटरवल जनरेट होगा। और इनइक्वालिटी ट्रायंगल के केस में क्या करें, तो दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, या फिर दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है। ये इनइक्वालिटीज आपको पता होती हैं और इन्हीं को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या कर सकते हो। अब r ग्रेटर देन 1 से हमें थोड़ा सा फायदा मिल गया। कैसे हमें फायदा ये मिल गया कि भाई ये सबसे बड़ी साइड थी, तो अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो AR स्क्वायर प्लस AR अब आप करोगे तो A से तो बड़ा होगा ही होगा ना भाई। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो इन दोनों का सम तो ऑफ कोर्स A से बड़ा होगा। इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। आप ऑफ कोर्स कह सकते हो कि A विल बी लेस देन AR प्लस AR स्क्वायर, ये तो श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि AR विल बी लेस देन A प्लस AR स्क्वायर, ये भी आप बोल ही सकते हो ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड थी, ठीक। बाकी बची हुई बात जो काम की है वो क्या है कि आपका A और AR का सम AR स्क्वायर से बड़ा है। ये आपके काम की चीज हुई, ठीक है। ये आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कब होगा ऐसा, तो आप देखो R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव था इसलिए मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास बचा R बिलोंग्स टू, यहां से 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। R बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, यह आपके R की रेंज आ गई, ठीक है। अब R की आपकी रेंज 1 माइनस रूट 5/2, 1 माइनस रूट 5/2, ये तो निगेटिव हो गया। आप कैसे सॉल्व कर रहे थे, कब सॉल्व कर रहे थे इसे, जब आप R ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आप क्या करें, R ग्रेटर देन 1 के लिए ही ये सारी चीजें करी है ना, तो इसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना होगा। तो दैट मींस कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो क्या आ जाएगा, R बिलोंग्स टू 1 से 1 प्लस रूट 5/2, ये आपका इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अब ये R ग्रेटर देन 1 तो मैंने अभी लिया था, R लेस देन 1 का केस तो बचा हुआ है ना, कि जब R आपका लेस देन 1 मतलब पॉजिटिव तो रहेगा ही, तो R आप ऐसे कह लो कि R लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। जब R आपका 0 और 1 के बीच लाई करता है, ऐसे केस में क्या होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका R 0 और 1 के बीच लाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी साइड कौन हो गई, AR स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड A। तो आप ऑब्वियसली यहां से डायरेक्टली स्टेट कर सकते हो कि A प्लस AR विल बी ग्रेटर देन AR स्क्वायर, क्योंकि ये तो सबसे छोटी साइड थी, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये होगा ही होगा। ये सबसे छोटी साइड, ये दोनों उससे बड़ी साइड से। फिर आप देखो और क्या कर सकते हो, AR के बारे में और किस पे कमेंट कर सकते हैं हम। एक बार AR स्क्वायर हो गया, एक A ले लिया हमने, और अच्छा AR इधर ले लेते हैं, है ना, और A प्लस AR स्क्वायर, ठीक है। फिर से A सबसे बड़ी साइड थी और ये सबसे छोटी साइड थी, ये इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अब आपको मेहनत किस पे करनी थी कि दो छोटी साइड्स AR और AR स्क्वायर का सम A से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से भी देखिए R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहां से आपके पास सोल्यूशन क्या बनेगा, R बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस रूट 5/2 यूनियन -1 प्लस रूट 5/2 से इंफिनिटी, ठीक है। ये आपका R का इंटरवल आया। लेकिन अब फिर से आप किस समय सॉल्व कर रहे थे इसे, जब R आपका 0 से 1 के बीच था। तो 0 से 1 के बीच था तो आप देखो इसका इनके साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो अब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आप देख सकते हो कहां पे आएगा, R बिलोंग्स टू आ जाएगा आपका -1 प्लस रूट 5/2 से 1 के बीच में, ठीक है। ये आपका इंटरवल बन गया, ठीक। तो यहां से ये पोर्शन आ रहा था,
है ना, 1 से 1 प्लस -1 प्लस √5/2 मेरा, हाँ ठीक तो है, 1 से छोटा ही रहेगा और ये पोर्शन इतना हो गया, ठीक है। तो r आपका यहाँ पे आ रहा था 1 से लेके 1 प्लस √5/2 और ये आ रहा है आपका √5 - 1/2 से लेके 1। इन दोनों r का आपने यूनियन ले लिया, आपके पास आंसर इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसा r रहे तब भी ठीक है, ऐसा r रहे तब भी ठीक है, तो आप दोनों का यूनियन ले लीजिए, यूनियन आपका इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये नंबर जो है क्या नंबर है, 111 ऐसे ही कितनी बार लिख दिया गया, 91 टाइम्स 1 लिख दिया गया है। 91 डिजिट का एक नंबर फॉर्म होगा, ठीक है, जिसका हर एक डिजिट क्या है, 1 इटसेल्फ, ठीक है। तो 1111 रिटन 91 टाइम्स इज प्राइम और कंपोजिट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मेहनत करिए इस पे, खुद से सोचिए, इसमें दिमाग लगाइए कैसे आप इसको कंपोजिट दिखा सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट दिखा सकते हैं या फिर कंपोजिट नहीं दिखा सकते हैं, ये आपको चेक करना है खुद से, ठीक। मैं सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं। 111 91 टाइम्स, ठीक है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है और इससे एक थ्योरी निकल करके आएगी जो एक एज अ शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यूज करने सॉल्व करने में, ठीक। तो 111 91 टाइम्स, अब इसको हम कैसे लिख दें, इसको अपन देखो 1/9 अगर लिख दें तो यहाँ पे 99999 यही आ जाएगा ना, कितनी बार, 91 टाइम्स आ जाएगा। बोल सकता हूं मैं, ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, 999 लिखा गया होगा 91 टाइम्स, ठीक। अब आप समझो कि अगर आप एक बार 9 लिखते हो तो उस 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 10 - 1। अगर आप 99 लेते हो तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 10 स्क्वायर - 1। 999 लेते हो तो कैसे लिखा जा सकता है, 10 क्यूब - 1। क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, 9 था सिंगल तो यहां 10 की पावर में 1, 2 9 थे 10 की पावर में 2, 3 9 थे तो 10 की पावर में 3। दैट मींस कि अगर 999 91 टाइम्स लिखा गया होगा तो आप क्या लिखोगे, 91 - 1, ठीक है। तो ये आपका बन क्या गया, 1/9 इंटू 10⁻⁻91 - 1, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब देखिए इसको, अब आप क्या करिए, आपको पहला काम आपने क्या किया, 9 में कन्वर्ट किया, तो 9 में आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 111 को 9 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो 1/9, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10 की पावर 91 - 1/10 - 1। एक स्पेसिफिक मेथड है, इसी तरीके से सॉल्व होगा, जो थ्योरी यहां से निकलेगी वो आप यूज कर सकते हो। मतलब थ्योरी क्या है, ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, ठीक है। 10⁻91 - 1/10 - 1। अब आप सोचो 91 के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो फैक्टर्स हो सकते हैं 13 और 7, यही कॉम्बिनेशन है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको लिख दिया 10⁻13⁻7 - 1 ठीक है 10 - 1। लेकिन ऐसे नहीं लिखा मैंने क्या किया, 10 की पावर 13 - 1 इंटू 10 की पावर 13 - 1 अपॉन 10 - 1 ऐसा लिख सकता हूं ना। 10 की पावर 13 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मेरी मर्जी, मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी भी नंबर तो यही है, ठीक। अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका x की पावर, अगर मैं 10 की पावर 13 को x मान लूं तो लिखा हुआ है x की पावर 7 - 1 अपॉन x - 1, ठीक है। आपको फंडामेंटल्स के टाइम पे ये फॉर्मूला बताया गया था, देख लीजिए एक बार फिर से, कि अगर आप x की पावर 7 या फिर कुछ भी ऐसा है, आप x स्क्वायर - 1 अपॉन x - 1 करते हो, क्या मिलता है x + 1। x क्यूब - 1 अपॉन x - 1 करते हो, क्या मिलता है x स्क्वायर प्लस x + 1। आप x की पावर 4 - 1 अपॉन x - 1 करोगे तो क्या बनेगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1। x की पावर 5 - 1 अपॉन x - 1 विल क्रिएट x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1। फाइन। तो अब आप देखो, अब आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास x की पावर 5 - 1 था, तो यहां पे टर्म्स कौन सी क्रिएट हुई, 1x x क्यूब x स्क्वायर x की पावर 4 तक। यहां 4 था तो क्यूब तक की टर्म्स, यहां 2 था तो 1 तक की, 3 था तो 2 तक की। तो सिमिलरली x की पावर 7 - 1 अपॉन x - 1 विल क्रिएट
एक्स की पावर 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो इस बार x क्या लिखा हुआ है, x आपका 10 रेज टू पावर 13 है ना। तो अगर आप x को 10 रेज टू पावर 13 यहां कंसीडर करते हो तो आप लिख सकते हो 10 की पावर 13 रेज टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 13 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर 13 रेज टू पावर 6, सिमिलरली 13 रेज टू पावर 5, ये 10 रेज टू पावर 13 रेज टू पावर 4, और ऐसे ही करके आप 1 तक लिख लोगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, ये पूरी चीज लिखी हुई है ये केवल, है ना। 1 प्लस 10 की पावर 13 10 की पावर 26 प्लस 10 की पावर 39 प्लस 10 की पावर 52, है ना, प्लस 10 की पावर 65 प्लस 10 की पावर 78। ठीक है, यहां तक की टर्म्स लिखी हुई है। अब बाकी बचाइए, अब ये क्या था, ये था x की पावर 13 अपॉन x माइनस 1, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप x की पावर 13 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखते हो तो यहां क्या आएगा 1x x स्क्वायर, ऐसे करके कहां तक चला आएगा, जैसे 7 था तो 6 पे रुक गए थे, 13 है तो 12 पे रुक जाएंगे बस। ठीक है, अब आपके पास x आपका कितना है 10 है, तो 10 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर 12, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ये क्या है, एक नंबर ही है ना, ठीक है, इंटीजर ही है, नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर। तो आप क्या करने में सक्सेसफुल हो गए, आप ये दिखाने में सक्सेसफुल हो गए कि ये जो पूरी चीज थी वो इन दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट थी। ये जो पूरी चीज थी ये दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट थी, और अगर ये प्रोडक्ट है तो ये कंपोजिट नंबर होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जो अगले क्वेश्चंस में आपके यूज हो सकता है। 111 के लिए ही पहले तो इसके यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको इस तरीके से आप ब्रेक क्यों कर पाए, क्योंकि आपको 91 के फैक्टर्स मिल गए। अगर यही मैं 91 की जगह 89 कर दूं तो आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तब आप ऐसे 13 इंटू 7 टाइप से नहीं तोड़ पाओगे, और जब आप इसे नहीं तोड़ पाओगे तो फिर आपका इस तरीके का एक्सप्रेशन जनरेट भी नहीं होगा। तो आप ऑब्जर्वेशन क्या नोट डाउन कर सकते हो कि जब आपके पास ये 91 टाइम्स जैसे लिखा हुआ था, ये नंबर अगर आपका कंपोजिट नंबर है खुद, जिसको इस तरीके के फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है, तो फिर आप ऐसे करके देख लो, आपके पास नंबर कैसा आ जाएगा, कंपोजिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्राइम हो गया 91 की जगह पे प्राइम नंबर आ गया 89 83, है ना, इस तरीके की चीजें हो गई, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तब आपका प्रोडक्ट मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस आप नहीं कर पाओगे, और नंबर उस समय कैसा हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा यूनिक सा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार को अगर दिक्कत है तो एक बार रिवाइंड करके भी देखिएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थोड़े मैनिपुलेशंस करने हैं, मैनिपुलेट कर करके आपको इसे एक एपी या जीपी में कन्वर्ट करके उनका सम करना है। ठीक है, तो आप इनको सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 ट्राई कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, आप देखो, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कोई सिंपल एपीजीपी तो बन नहीं रही है, लेकिन अगर मैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स वाई लिखा है, प्लस इस तरीके से x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो आप देखिए इतना एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है ना, यहां पे एक्स क्यूब थर्ड टर्म था, है ना, एक्स क्यूब इंटू ये पूरा आपका थर्ड टर्म था। तो जब आप nth टर्म पे जाओगे तो क्या होगा, वहां पे रहा होगा xn इंटू xn प्लस yn, यही रहा होगा ना। देख सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा। अब आपने क्या किया, इसका मतलब कि x देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर x4 x6 एक जीपी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6, ऐसे करके आपके पास यहां पे क्या आएगा 2n, ये एक जीपी प्लस y के लिए यहां पे देखिए एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब अप टू एक्स एन वाई एन, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और अप टू इसी तरीके से एक्स एन वाई एन, ये आपकी टर्म। ठीक है,
ये आपको सब निकालना है। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर है, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, अपॉन 1 माइनस आर, हो गया। प्लस यहां पे देखो एक्स वाई, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एक्स वाई रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो स्मॉल मैनिपुलेशन था, कुछ क्लबिंग करनी थी जिससे हम ये सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो, एडिशन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अब ये भी आपका अलग सा ही दिख रहा है, 1 2 3 4 7 8 है ना, 15 16। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट चेंज कर दें, इसको हाफ रहने दिया है ना, इसको देखो 1 माइनस 1/4 कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको भी बल्कि ऐसा लिख देता हूं, तो आगे 1 माइनस 1/8, फिर आगे 1 माइनस 1/16, देख सकते हो एक एक कम हो रहा है ना हर बार न्यूमरेटर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। तो आप देखिए 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा ना, n ब्रैकेट्स है सब में 1 1, तो कितनी बार 1 आ गया, n टाइम्स। माइनस क्या बचा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अब 1/16 अप टू इसी तरीके से n टर्म्स, ठीक है। तो ये आपको जीपी बन गई, इस जीपी के n टर्म्स का सम यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितना आएगा, n माइनस हाफ 1 माइनस हाफ रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ, ठीक है। हाफ से हाफ नीचे साफ हो गया पूरा, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट, ये आपका एक्सप्रेशन और इधर n माइनस, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार को सी, ठीक है। क्या करना होगा, मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा, आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो 2 4 8 16, ठीक है, इनमें से आपकी 28 टर्म्स ऐसे क्लब हो जाएंगे भाई, टोटल 56 है ना, तो इन 56 में से आप एक तरीके से ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस अप टू ऐसी तरीके से 55th प्लेस है ना, वहां तक की टर्म्स ले लोगे। मतलब क्या हुआ, 55th टर्म तक की चीजें ले लोगे, तो आपके पास देखो कितने टर्म्स आएंगे, 28 ही टर्म आएंगे ना, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 अप टू करके कैसे 28 तक। तो आपके पास थर्ड में आप देखिए एक बार, 2 + 4 + 8, इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, 28 टर्म्स। तो इस जीपी के 28 टर्म्स, और बाकी जीपी क्या है, तो यहां देखिए 2 1 1/2, ठीक है। तो अगली जीपी 2 + 1 + 1/2 प्लस ऐसे ही 1/4 आएगा, अप टू कितना, इसमें भी आपके 28 टर्म्स, इनका सम निकालना है आपको। तो इस सीरीज के 28 टर्म्स का सम निकाल लो, इस सीरीज के 28 टर्म्स का सम निकाल लो, टोटल आपके कितने हो गए, 56 टर्म्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। अब यहां पे आप पैटर्न थोड़ा अलग सा दिख रहा है आपको। आप यहां पे अगर आप देखो 4 16 है ना, फिर इधर कुछ अलग ही है, तो आप देखो ऐसे, अगर आप इस पूरे को एक साथ ले लो, इस पूरे को एक साथ ले लो, इस पूरे को एक साथ ले लो, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टोटल तो 30 टर्म्स थे, लेकिन ऐसे 3 पे अगर हम ब्रैकेट लगाते जाएं तो ब्रैकेट्स कितने बनेंगे, 10 बन जाएंगे ना कंप्लीट। मतलब आप देखो एक ब्रैकेट आपने बना दिया 2 + 4 - 8, एक ब्रैकेट आपने बना दिया 16 + 32 - 64, एक में आपने ये 3 टर्म्स क्लब कर दिए, टोटल 30 टर्म्स थे, 3 को एक साथ क्लब कर दिया, तो टोटल कितने ब्रैकेट्स बने, 10। अब 10 जो ब्रैकेट्स बने हैं उनमें देखिए आप, उनमें देखिए फर्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि जब हम 2 को कॉमन लेते हैं तो 1 + 2 - 4, ठीक है। फिर यहां पे देखिए 16 को कॉमन लेते हैं, 1 + 2 - 4, ठीक है। फिर यहां पे देखिए 128, 1 + 2 - 4, ऐसे ही करके है ना, ऐसी कितनी टर्म्स लिखी होंगी, 10 टर्म्स लिखी होंगी, 30 नहीं 10, क्योंकि हमने क्लबिंग कर दी है। तो अब आपके पास 10 टर्म्स बची होंगी, अब आपको सब निकालना है। तो आप देख सकते हैं 1 + 2 - 4 तो कॉमन ही हो गया, तो 1 + 2 - 4 आपका कॉमन, बाकी बचा 2 + 16 है ना, प्लस 128 है ना, अप टू कितना 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स, ये आपको सब निकालना है।
तो ये तो खैर -1 हो ही गया। बाकी इस जीपी का आप सम निकाल लो फर्स्ट 10 टर्म्स का, जिसका कॉमन रेशियो 8 है अब, और 2 आपका फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना। तो x प्लस वाई को देखिए, ठीक है, आप ट्राई कर लो पहले खुद से, है ना, उसके बाद इसको आप सोल्यूशन देखना, है ना। तो x प्लस वाई देखिए, x प्लस वाई कैन बी रिटन एज, अब सीधा सीधा तो कोई क्लबिंग वगैरह से नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप इसमें एक ट्रिक यूज कर दें कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, यह आपकी पहली टर्म है कि नहीं। दूसरी टर्म आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक। अभी जो लोग 11th में देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी एक बार को इसे समझने में, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा कि ये कहां से आ गया, इस तरीके से लिखना। तो ये आप बाइनोमियल में भी देख सकोगे, है ना, वहां पे ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। इस टर्म मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये चीज इसके बराबर आएगी, इतना तो समझ ही सकते हो। अगर आप इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको n टर्म्स तक का सम निकालना था, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अब आप देखिए x माइनस वाई आपका कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा, बाकी आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना, प्लस ऐसे ही x4 माइनस वाई 4 अप टू n टर्म्स, तो आप देखिए कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 अप टू n टर्म्स, ये एक जीपी है सिंपल, और माइनस आपको करना पड़ेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो इस जीपी का और इस जीपी का सम आप निकाल ही सकते हो। ट्रिक क्या मेन थी, x माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना था एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जीपी का मेनली पोर्शन तो ओवर हो गया, लेकिन अब जैसे एम था वहां पे अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन्स, वैसे यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, जीएम स्टार्ट करते हैं हम, जीएम और जीएम्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंगुलर की, मतलब ज्योमेट्रिक मीन, है ना, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता था, अर्थमेटिक मीन क्या होता था कि हम एवरेज की बात करते थे वहां पे, ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो इट विल बी a प्लस बी बाई 2, अगर हमारे पास n टर्म्स हैं तो इट विल बी a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n, और उसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं था कि a1 a2 a3 कोई भी नंबर हो सकते थे, उनको जरूरी नहीं था कि वो AP में हो। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ठीक है, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर n नंबर्स, ठीक है, कोई भी n नंबर्स हो, कैसे भी हो, ठीक है, आर n नंबर्स, देन their geometric mean is defined as a1 a2 a3 अप टू an, सबका प्रोडक्ट कर दिया हमने, और जितने कितने नंबर्स थे, n नंबर्स थे, उसको 1 बाई n लगा दो बस, ठीक है। अब इसमें कई लोग क्या कहा जा रहा है कि आपके पास n नंबर्स हैं, n नंबर्स का आप प्रोडक्ट कर दो और उसकी पावर में क्या लगा दो, 1 बाई n, यही आपका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा बस। ज्योमेट्रिक मीन फिर से बात कर रहा हूं, सिंगुलर है, और a1 a2 a3 an ये सारे नंबर जरूरी नहीं है कि ये जीपी में हो, ये कोई से भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। अब इसमें कई लोगों को डाउट आ जाता है, डाउट ये आ जाता है, वो सोचते हैं कि भाई अगर मान लो मैं 2 नंबर्स ले लूं, एक 3 और एक -5, और उस पर हम अप्लाई करें तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट करोगे आप 3 और -5 का, -15 हो जाएगा, और पावर में लगाओगे आप 1/2, तो -15 की पावर में 1/2, ये तो क्या है, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है तो ज्योमेट्रिक मीन भी अनडिफाइंड है, सिंपल सी बात, ज्योमेट्रिक मीन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किया आपने, -81 आ गया, कि पावर में 1/4 करना पड़ रहा है
नॉट डिफाइंड है, तो बस सिंपली ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट डिफाइंड। कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज में हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें ही। हम बोल देंगे कि वो कैसा था, अनडिफाइंड था। ठीक है, तो आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, अब दो नंबर्स के लिए बात कर लेते हैं ना, आर टू पॉजिटिव नंबर्स, देन जीएम इज क्या करोगे, प्रोडक्ट की पावर में, तो अंडर रूट ए भी उस समय आपका जीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर ए और बी दोनों नंबर्स आर टू, ये तो पॉजिटिव थे, अगर यही निगेटिव नंबर्स हो जाए देन जीएम इज कंसीडर्ड एज माइनस अंडर रूट ए बी। वैसे आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जीएम क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। नेगेटिव है तो हम याद रख लेते हैं, वैसे रेयरली यूज करना पड़ेगा कि जीएम इस समय क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन रहा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंगुलर वाले ज्योमेट्रिक मीन पे। तो नेक्स्ट देखिए ज्योमेट्रिक मीन्स ये फाइंड आउट करने हमें 2 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन तो सिंपल सा है, प्रोडक्ट किया की पावर में 1 बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, तो बस ये अंडर रूट 8 आपका आंसर हो जाएगा। 1 1 2 इनका जीएम निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से प्रोडक्ट किया, कितना आया प्रोडक्ट 2 आया, की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स 1 बाई 3, है ना। इसी तरीके से यहां देखिए जीएम क्या होगा, सबका प्रोडक्ट किया 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 5 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए आप देखो प्रोडक्ट कर रहे हो, कितना आ रहा है -81। ठीक है, और रेज टू पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, माइनस किसी चीज की पावर करो, स्क्वायर करो, सॉरी स्क्वायर करो, फोर्थ पावर लगाओ, उससे -81 तो नहीं आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हम सिंपली बोल देंगे इस केस में कि दिस जीएम इज अनडिफाइंड। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में, है ना। ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब क्या, बिल्कुल जैसा अर्थमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि दो नंबर्स हैं ए और बी, और उनके बीच में आपको एन नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर आप एन नंबर्स इंट्रोड्यूस करते थे तो अर्थमेटिक मीन के टाइम पे क्या बोलता था मैं, अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता था कि ए और बी के बीच में ऐसे एन नंबर्स लिख दो जिससे कि रिजल्टिंग सीरीज एक एपी बन जाए। यहां पे कुछ अलग नहीं है, यहां पे बस ये कहा जा रहा है कि इस बार रिजल्टिंग सीरीज शुड बी अ जीपी। दैट मींस कि अगर ए और बी के बीच में हम एन नंबर्स डाल दें, G1 G2 G3 अप टू Gn, ठीक है, तो ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है ये सीरीज एक जीपी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड फॉर्म अ जीपी, यही इसका मतलब है। ठीक है, दैट मींस कि ये कितने टर्म्स हो गए, n+2 टर्म्स हो गए। अब फिर से वही बात, बिल्कुल जैसे एएम्स के टाइम पे किया था कि ऐसे में आपको जनरल टर्म निकालना पड़ता था, आप निकालते थे कि के नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, है ना, और उनका सम निकाला था हमने कि सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम कितना आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी हम सबसे पहले निकालेंगे कि rth नंबर का या nth नंबर का gn क्या आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा। तो इसके लिए क्या आप सोचेंगे, आप सोचेंगे कि ये कितने टर्म्स की एक जीपी बन गई है, n+2 टर्म्स की। n टर्म्स आपने इंट्रोड्यूस किए, 2 टर्म्स तो पहले से थे ए और बी, तो टोटल n+2 टर्म्स की एक जीपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म ए था, कॉमन रेशियो r मान लिया, तो ठीक है, n+2 को आप लिख सकते हो ना, tn+2 कैन बी रिटन एज a इंटू r रेज टू पावर n+1। और यह इस जीपी का n+2 टर्म कौन सा है, b है, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, b/a 1 अपॉन n+1, r इज इक्वल टू, तो इतना हो गया। ठीक, अब आप देखो इसका मतलब कि अगर आप g1 निकालने जाते हो तो उसका मतलब है a इंटू r, b/a की पावर 1 अपॉन n+1। g2 का मतलब है a इंटू b/a की पावर में 2/n+1, यही होगा ना, r स्क्वायर। ठीक है भाई, G1 आपका AP इस GP का सेकेंड टर्म था, G2 आपका इस GP का थर्ड टर्म था। ठीक है, इसी तरीके से आप GK लिख लो, है ना, GK क्या होगा, तो A B/A। अब इस बार क्या आ जाएगा, 2 था तो 2, 1 था तो 1, तो यहां K रहेगा तो K। ठीक है, बेसिकली क्या था, A इंटू R की पावर K होता ना। ठीक है,
और a इंटू आर की पावर k का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, b बाई ए रेज टू पावर k प्लस b बाई ए रेज टू पावर k बाई n प्लस 1। तो g के आपका इस तरीके का टर्म आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से आप कर रहे हो जैसे आप एपी एम के टाइम पे कर रहे थे, अर्थमेटिक मीन्स के टाइम पे कर रहे थे। रिजल्टिंग सीरीज एक एपी होनी चाहिए थी, इस बार रिजल्टिंग सीरीज शुड बी अ जीपी। फिर अब आप भूल जाओ ज्योमेट्रिक मीन को, आप समझ लो कि एक जीपी लिखी हुई है जिसके n+2 टर्म्स है और उस जीपी में हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। कॉमन रेशियो पता चल जाएगा तो कोई से भी नंबर का हम टर्म इस जीपी का फाइंड आउट कर पाएंगे। इसीलिए हमने पहले अर्थमेटिक कॉमन रेशियो निकाला। कॉमन रेशियो निकालने के बाद हम कोई सा भी नंबर का टर्म फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम सारे एम्स का सम निकालते थे, यहां पे हम सारे जीएम्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप देखिए प्रोडक्ट के तौर पे क्या होगा, आप देखो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से एक क्वेश्चन जैसा हमने किया था, a1 इंटू a2 इंटू a7 इंटू a18 इंटू a23। ठीक है, दो मेथड से सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक जीपी है ना, तो जीपी में ये a इंटू बी शुड बी इक्वल टू g1 इंटू जी। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, है ना, सॉरी थर्ड टर्म और थर्ड इसी तरीके से लास्ट टर्म। ठीक है, इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, gn-1 आया होगा। तो आप लिख सकते हो कि ये ए बी इज इक्वल टू g1 इक्वल टू g1 gn इज इक्वल टू g2 gn-1, ये सब तो रहेगा ना। ठीक है, ये ऐसा आएगा। ठीक है, आप इस चीज को बोल सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ए बी के बराबर ही रहेगा। अब आप ज्यादा आसान रहेगा वैसे ऐसे ही देख लो कि g1 की वैल्यू कितनी थी, g1 की वैल्यू थी आपकी ar, g2 होता था ar², gn होगा आपका ar raised to power n। r की वैल्यू क्या है वो हम बाद में रख लेंगे, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसको हम बाद में रख लेंगे। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, g1 g2 gn इज इक्वल टू कितना, a कितनी बार आ गया, n टाइम्स a की पावर n। यहां से देखिए r की पावर में 1 + 2 + अप टू n। ठीक है, तो ये आपका बन गया a की पावर n, r की पावर में ये एक AP है जिसका सम n(n+1/2) होता है। ठीक है, अब r की वैल्यू आप पुट कर दो, तो r b/a की पावर में 1/n+1 और पूरे की पावर क्या है। ठीक है, अब इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, है ना, यही होगा ना भाई, इसकी पावर में समथिंग और पूरी के पावर में समथिंग, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई अगर होंगी तो n+1 साफ हो गया, बचा क्या, n/2। ठीक है, तो आपके पास बचा a रेज टू पावर n इंटू b बाई ए रेज टू पावर n/2। यहां से आपका आ गया a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ab की पावर में n/2। ठीक है, या फिर a और b अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि √ab की पावर में n, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, gm ऑफ ab, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b की पावर में n। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b की पावर में n। ठीक है, तो ये आपका सारे जीएम्स का प्रोडक्ट यहां पे निकल गया। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। तो बिल्कुल प्रोसीजरल एक और आसान सा क्वेश्चन केवल कर लेते हैं हम, जिसमें कहा जा रहा है, मतलब इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं, आप जीपी समझते हो तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन में कुछ नहीं बचता है, और अगर आप एपी समझते हो तो अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन्स में कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिटवीन 2 and 128 6 GMs आर इंसर्टेड, देन फाइंड थर्ड GM। ठीक है, तो आप देखो, आप कह रहे हो 2 128 के बीच में हम 6 नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, G3 अप टू G6, और रिजल्टिंग सीरीज क्या होनी चाहिए, रिजल्टिंग सीरीज जीपी होनी चाहिए। तो बस यही पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कह रहे हो कि ये आपका 8th टर्म है, 8th टर्म a इंटू r की पावर में 7। ठीक है, यही बोला जाएगा। ठीक है, T8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू r की पावर में 7। तो इसका मतलब कितना हो गया,
इज इक्वल टू 128 था ये 8th टर्म। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? r की वैल्यू हो गई 64 की पावर में 1/7। ठीक है, ये आपका रेशियो आया। अब इसमें कहा जा रहा है फाइंड थर्ड जीएम। थर्ड जीएम मतलब कौन सा? जीपी का 4th टर्म। तो जीपी का 4th टर्म ही तो थर्ड जीएम होगा, और इसका मतलब हुआ इट इज इक्वल टू a T4 है ना, तो a r क्यूब, दैट मीन्स a इंटू r की पावर में 3, मतलब 64 की पावर 3/7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपको अगर निकालना रहता तो प्रोडक्ट आप निकाल सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स। ठीक है, वैसे पूछा नहीं गया है बट देख लें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स अगर पूछा जाता तो अभी मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था इट विल बी इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n/2, है ना। और ए बी कितना है आपका? ए बी है आपका 256, ए और बी का प्रोडक्ट 256 की पावर में n/2, n कितना था? 6/2। ठीक, तो 256 क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर अपना एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। ठीक, थैंक यू ऑल।